नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, सवाल यही उठ रहा है कि जो हमारा ताज है वो कैसे बरकरार रह पाएगा, क्योंकि अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो भारत के लिए डू एंड डाई का मैच है और इस करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करनी ही होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौतम भी है। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन कल का मैच आपको दिखाते हैं किस तरीके से भारत ने 322 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा था, लेकिन हमारे गेंदबाज उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके। लंदन में विराट की लग गई लंका। लंका ने भारत को लटकाया, अब अफ्रीका को हराना ही होगा। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 321 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन श्रीलंका ने 7 गेंद पहले ही 3 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से धवन ने शतकीय पारी खेली, धोनी ने भी धमाका किया और टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 322 रन का बड़ा टारगेट सेट किया। फिर भुवनेश्वर ने 11 रन के स्कोर पर ही श्रीलंका को पहला झटका भी दे दिया, लेकिन इसके बाद पासा पलट गया और जिस गेंदबाजी को टीम इंडिया की मजबूत कड़ी माना जा रहा था, उन्हीं गेंदबाजों ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। भारत की ओर से सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने ही 1 विकेट लिया। उमेश ने बगैर विकेट के 6.93 के इकोनॉमी रेट से 67 रन लुटा दिए, तो बुमराह को भी 52 रन खर्च करने पर कोई विकेट नहीं मिला। जडेजा ने 6 ओवर में 52 रन दिए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 7 ओवर की गेंदबाजी में 51 रन दे दिए। वैसे किसी ने सोचा नहीं था कि श्रीलंका भारत को हरा देगी, वो भी इस हालात में जब उनके बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड थे, और इस हालात में भी नहीं कि भारत 321 रन का स्कोर बनाएगा और श्रीलंका उसको चेस कर लेगी। लेकिन विराट कोहली का कहना है कि टीम इंडिया अजय टीम नहीं है और इस फॉर्मेट में या चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। I personally thought that we had enough on the board halfway. I think our bowlers also bowled decently well. I mean, if batsmen come out and play like that and everyone plays well, then you have to give credit to the opposition as well. We're not invincible. We're playing against other sides who are also champion sides, and I've mentioned this before. It's Champions Trophy. You've got top 8 teams in the world. There's no guarantees that someone can't beat the other. And मनी सर, विराट कह रहे हैं कि मजे नहीं। आपको क्या लगा मैच को देख के? क्या भारत 20-25 रन कम था ओवल के पिच को देखते हुए, या फिर हमारे गेंदबाजों ने कंडीशंस को कैपिटलाइज नहीं किया और उस तरीके से गेंदबाजी नहीं करी जैसी होनी चाहिए थी? देखिए, श्रीलंका को फायदा क्या मिला? नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी, कोई उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था और ऐसे में प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। कमाल की क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया, जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, बेहतरीन था। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि बॉलिंग साइड जो होती है वो पस्त हो जाती है, बैकफुट पे आ जाती है। बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है, जो कि हमने इंडियन बॉलर्स के साथ देखा। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि बॉलर्स 100% नहीं डाल रहे थे जितना कि डाला जाना चाहिए था, जितना उन्होंने पिछले मैचों में किया है। उमेश यादव की अगर आप बात करें, वो बैक को इतना बेंड नहीं कर रहे थे। अगर आप जडेजा की बात करें, वो कुछ उस तरह से बॉलिंग कर रहे थे जैसे IPL में कर रहे थे, पूरी उंगलियां नहीं मार रहे थे, पूरी बॉडी नहीं जा रही थी, जिसका कि उनको परचेज मिलता है। सो कहीं ना कहीं प्रॉबेबली या तो कंप्लेसेंट हो गए कि हाँ बहुत बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा टारगेट ये श्रीलंका की टीम नहीं बना पाएगी, या फिर इनको कोई ना कोई निगल्स हैं उमेश यादव या रविंद्र जडेजा। या मनी सर, ऐसा भी रहा कि एक गेंदबाज की कमी विराट कोहली को खली, क्योंकि आप फिर पार्ट टाइमर्स का ऑप्शन देखते हैं। आपने केदार जाधव को बुला लिया, विराट कोहली ने खुद गेंद संभाल ली, तो ये भी बताता है कि जो फील्डिंग साइड है, जो बॉलिंग साइड है, वो बैकफुट पर जा रही है और बैटिंग साइड जो है वो हावी हो रही है जब आप ऑप्शन देखने लग जाते हैं। देखिए, ऑप्शंस तो हैं ये उनके पास। केदार जाधव से इंडिया में भी उन्होंने वनडे क्रिकेट में काफी बॉलिंग कराई है, 5-5, 6-6 ओवर्स उन्होंने करके दिए हैं और विकेट्स भी लेके दिए हैं। हालांकि इन पिचेस के ऊपर केदार जाधव के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी वो ऑप्शन है। अब आपकी एक ऑप्शन तो विराट कोहली ने बहुत क्लियर कर दी, जो हम बात करते थे कि युवराज सिंह हमारे ऑलराउंडर हैं, वो अब ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि उनकी बॉलिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से उनको बॉलिंग नहीं दी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद। लेकिन ऑल इन ऑल मैं कहूँगा रन्स बतेरे थे। मुझे लगता है कि 10-15 रन बल्कि ज्यादा थे जी। विराट कोहली ने तो अपनी पीसी में बोला कि उन्हें भी लगा था हाफ वे स्टेज में कि रन्स काफ़ी हैं। सिर्फ ये है कि श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली, मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और जो प्रेशर उन पर नहीं था, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन। आप भी जिंदगी में कभी आएंगे नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन, जब आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन होगी, लेकिन जब प्रेशर आएगा तो फिर परफॉर्मेंस। जी हाँ, जैसे श्रीलंका की परफॉर्मेंस हमने देखी। लेकिन गौतम भाई, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेड ट्रैक कह सकते हैं या बैटिंग पैराडाइज विकेट इंग्लैंड में देखने को मिल रहे हैं? वहां पे वैसे तो समर्स का सीजन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैक्स मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इतने फ्लैट ट्रैक तो रणजी ट्रॉफी में भी नहीं होते भारत में।
बिल्कुल, अगर आप ये ट्रैक्स की बात करें तो जिस तरह के श्रीलंका के चेज भी है, उनको लगा कि उनके जो सो कॉल्ड रिपोर्ट्स आ रही थी कि अनुभव की कोई कमी थी, अनुभव की कमी तो बिल्कुल नहीं लगी। जिस तरह का अप्रोच गुना तिलका या कुशल मेंडिस ने किया, जिन्होंने 100 मैचेस भी नहीं खेले, लगा कि बिल्कुल कंफर्टेबल है भारत तो 20 मैचेस खेले और 20 मैचेस ही खेले, नए नए आए, मैं वही बात कर रहा हूँ। और यहाँ जैसे कि मनीष कह रहे, तारीफ करनी पड़ेगी एंजेलो मैथ्यूज की भी, क्योंकि वो वापस टीम में आए। और ये तो अच्छा था कि जो फॉर्मेडेबल ओपनिंग पेयर उसके देखभाल के जाने के बाद इन्होंने साझेदारी रखी, बट जो बीच में एक फोर्ट रखा, क्योंकि जब हम वनडे क्रिकेट की खासकर बात करते हैं और 320 का जो चेस करना होता है वो हर दूसरे दिन ही होता, तो जो मोमेंटम बरकरार रखा श्रीलंका के बल्लेबाजों ने। और बार बार ये बोल रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी इतनी पैनी नहीं है, बट अगर हमें याद करेंगे उनके वार्म अप गेम्स में भी श्रीलंका ने बैटिंग काफ़ी अच्छी की थी। और ये वो खिलाड़ी है, चाहे आपको पेपर में देखे नहीं कि उन्होंने 100 गेम्स खेले, गुना रत्ने की बात कर ले, परेरा की बात कर ले, मेंडिस की बात कर ले, सब कम अनुभव के, बट वो सारे के सारों का बल्ला चल रहा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे लग रहा है हमने इनको कम भी आंका है और थोड़ा बहुत कंप्लेसेंट लगे, वो बड़ा कंप्लेसेंट लगे। और जैसा कि एंजेलो मैथ्यूज भी बता रहे थे कि कुशल मेंडिस जो है वो संकारा के पास गए थे और उनसे उन्होंने बैटिंग टिप्स ली, जिसका उनको फायदा भी मिला। लेकिन भारत के लिए कुछ हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के खिलाफ गेम में जब भारत ने बहुत ज्यादा फील्डिंग लैप्सेस दिखाए थे, फील्डिंग अच्छी नहीं की थी, तो विराट कोहली ने कहा था कि ये एक एरिया है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी ऐसा लगा नहीं कि भारत ने अपनी फील्डिंग में कुछ सुधार किया है। फील्डर्स ने विराट को फंसाया, फील्डिंग के मोर्चे पर फिसड्डी टीम इंडिया। चैंपियन बनना है तो फील्डिंग सुधारो। 2 मैच में भारतीय फील्डर्स 5 कैच टपका चुके हैं, एक आसान रनआउट का मौका गंवाया है, तो मिस फील्डिंग कर 50 से ज्यादा रन भी दे चुके हैं। पहला मैच आपका पाकिस्तान के साथ था, आपने कैच छोड़े, वहां पाकिस्तान ने भी कैच छोड़े, बैलेंस हो गया। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भी फील्डिंग में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष सर, फील्डिंग कैच तो आप छोड़ रहे हैं बहुत आसान से, ग्राउंड फील्डिंग भी आपकी खराब होती जा रही है। अब इस मर्ज की जो दवा है वो क्या है? इस मर्ज की एक ही दवा है कि मेहनत करें, क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर किस्मत की जरूरत नहीं है। आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका एज लग गया, आपकी किस्मत अच्छी है, कैच छूट जाएगा, आपको एक और मौका मिलेगा। बॉलिंग में अगर आपकी किस्मत खराब है, आपके कैच छूट जाएगी, जो कि इंडियन टीम कर रही है इस समय। जिस तरह की पिचेज है, ऐसे में फील्डर्स का साथ मेरे ख्याल से बॉलर्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में मैच था, हमने मान लिया कि बारिश हुई थी तो स्लिपरी आउटफील्ड था। यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं था, अच्छी खासी धूप आई हुई थी, फिर भी आपने कैच टपका दिया। और जो सीनियर फील्डर्स हैं आपके, जो आपके बहुत अच्छे फील्डर हैं, युवराज सिंह, वो तक मिस फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए, युवराज में अब वो पैनापन नहीं रहा है, और युवराज को पहले मैच में भी हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखा था, मिस फील्ड किया, 2 बाउंड्रीज उनके पास से गई थी। कल भी हमने देखा 1 बाउंड्री उनके पास से गई। रोहित शर्मा तो सुस्त है ही, उनको कहीं ना कहीं छुपाना पड़ता है कप्तान को, लेकिन इस बार छुपा नहीं पाया, कैच उनके पास चली गई। वो कैच होना चाहिए था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉलिंग पर कैच छोड़ दिया। आई थिंक फास्ट बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं होता है। फास्ट बॉलर्स वो चिपक जाए तो चिपक जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या से भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। और खासतौर से जब आपको मार पड़ रही हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल और बढ़ना चाहिए, जैसे हार्दिक पांड्या का, क्योंकि अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो शायद कहानी कुछ अलग हो जाती है। और हार्दिक पांड्या से तो आप एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फील्डर्स ढीले पड़ रहे हैं। केदार जाधव की बात करें आप, उनके तो टांगों में से ऐसे बॉल निकल जाती है जैसे कोई स्कूल बॉय फील्डिंग कर रहा है। उनको अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप बैटिंग में रन्स हर बार वैसे बना के नहीं दे सकते जैसे उन्होंने इंडिया में इंग्लैंड की सीरीज में बना के दिए थे जब मैन ऑफ द सीरीज बने थे। आप अगर फील्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर बैटिंग में अगर ना करें तो वो प्लस हो जाता है। लेकिन केदार जाधव एक कमजोर कड़ी है, रोहित शर्मा भी एक कमजोर कड़ी है, और उनके ऊपर जो फील्डिंग कोच है उनको ज्यादा मेहनत करनी। गौतम, आपको लगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था उसमें शोएब मलिक ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक्सीलरेट कर सकते हैं वहां पे, लेकिन रवींद्र जडेजा का एक एक्यूरेट थ्रो आया था और वहां से उनको पवेलियन जाना पड़ा। कल भी एक चांस बना जब केदार जाधव डायरेक्ट हिट मार सकते थे और काफी उनकी डिस्टेंस भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौका गंवा दिया और उसके बाद आपको वापसी का मौका ही नहीं मिला फिर मैच में। बिल्कुल, जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो आपको याद होता है जो अगले आपके ओपोनेंट साउथ अफ्रीका, उन्होंने 92 में जब वर्ल्ड कप में आए थे, जॉन्टी रोड्स का आपने लाजवाब फील्डिंग दिखी थी। तो जैसे आप बोल रहे हो, और खासकर जिस टाइप की क्रिकेट की पेस हो चुकी है वनडे क्रिकेट में भी, T20 के आने के बाद फील्डिंग एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब आपके 15 ओवर्स का पावर प्ले होता था, बीच के कुछ ओवर्स आते थे टिल 40 ईयर्स, जिसमें थोड़ा सा लैक्स हो जाता, बोलते थे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल्किंग द सिंगल्स लेके लेते। बट जिस टाइप के अब पावर प्ले के फॉर्मेट्स हो गए, बैट्समैन कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते बड़े बड़े हिट्स मारने के लिए। तो दोनों इनफील्ड और बाउंड्री में जो पेट्रोल करते, दोनों की मिस्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में आई थिंक 2 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और फील्डिंग। और जिस तरह की पिचेस के ऊपर अब वनडे क्रिकेट होने लगी है, T20 क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट के आने के बाद बैट्समैन भी ज्यादा स्ट्रोक्स लगा लेते हैं और उनको भी ऐसा हो जाता है कि अगर टारगेट 400 रन का भी है, आखिरी 20 ओवर में 200 रन भी बनाने पड़े, विकेट्स हाथ में हुई तो बन जाएंगे। ऐसी पिचेस के ऊपर बॉलर्स को अगर फील्डर्स का साथ नहीं मिलेगा
तो फिर ये 322 रन भी हल्का सा आसानी से। इंडिकेशन वैसे मिला था आईपीएल के दौरान, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन शायद लगा कि ये एक T20 क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, तो शायद वहां पे कैचेस छूट रहे हैं, लेकिन 50 ओवर गेम में भी छूट रहे हैं। हाँ, गेंदबाजी भी भारत की बहुत ज्यादा नाकाम रही, सिर्फ एक विकेट भारतीय गेंदबाज ले पाए श्रीलंका के खिलाफ। We will have to sit down and think of how we match up against the opposition that we're playing against. And as I said, all options are open. We had certain things in mind which came off well once, it didn't come off well today. So yeah, I mean, there'll be a lot of things discussed, what went wrong and what combinations we can come out within the next game. And if we want to bring in a bit more balance into the bowling attack by changing it up a little bit, that'll be up for discussion as well. So there are all kinds of possibilities when you have a big squad, and you can choose players who are quality players as well. So definitely we'll have discussions on that. लंका के खिलाफ टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरह से ट्रैक से भटकी हुई नजर आई। टीम इंडिया के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 54 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं उमेश यादव ने 6.93 के इकोनॉमी रेट से 67 रन खर्च कर दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 52 रन दिए, लेकिन वो भी विकेट लेने में नाकाम रहे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर की गेंदबाजी में 8.66 के इकोनॉमी रेट से 52 रन खर्च किए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 7.28 के महंगे इकोनॉमी रेट से 51 रन लुटा दिए। तो 11 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला है, डू और डाई का मैच है वो भारत के लिए, क्योंकि जीतेंगे तभी सेमीफाइनल तक जा सकते हैं। मनी सर, कुछ चेंज देखना चाहेंगे आप इस बॉलिंग लाइनअप में? जिस तरह से विराट कोहली कह रहे थे, हो सकता है अपने अनुभवी बॉलर आर अश्विन को टीम में वापस लाना चाहें, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच है। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर ये भी देखना होगा, कितना कॉन्फिडेंस आर अश्विन को खुद के ऊपर भी है ये भी देखना होगा, और अगर उनको खिलाना है तो फिर किसको ड्रॉप करना है। सो काफ़ी चीज़ें उनको सोचनी पड़ेंगी, जो कि उन्होंने अपनी पीसी में कही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सोचना तो पड़ेगा। बड़ा सवाल है कैसे बचेगा टीम इंडिया का ताज, क्योंकि 11 तारीख को साउथ अफ्रीका के साथ मैच है और विराट कोहली कह रहे हैं कि ये तो हो गया वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, जीते मिल जाएगा सेमीफाइनल का टिकट। It's become very exciting. I mean, virtually every game is a quarter-final now. In our group especially, all teams are on 2 points, and you have to win your next game to go through, which is, I think, an exciting position to be in for all the teams, and for everyone involved in the tournament and the fans as well. I think it's a great scenario where you literally have 2 quarter-finals now, which is going to be even more competitive cricket. So we are pretty clear about the whole situation, and yeah, it's certainly opened up the whole table for sure. बड़ा मैच 11 तारीख को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। मेरे साथ मनी से जुड़े हुए थे गौतम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।